फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा था माँ की बीमारी को लेकर अक्षरा बहुत दुखी थी। अक्षरा की बेशक कोई गलती नहीं थी, पर वो भी खुद को अपराधी सा महसूस कर रही थी। जतिन ने तुरंत रिपोर्ट मांगी। अक्षरा ने रिपोर्ट दिखाई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि माँ की छोटी आंत में कैंसर है, जो तीसरी स्टेज तक पहुँच चुका है। जतिन के होश उड़ गए थे। उस समय उन दोनों को महसूस हो रहा था कि माँ उनके हाथों से छूटती जा रही है। वो जितना कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतनी तेजी से हाथ से निकल रही है। अक्षरा को सिर्फ माँ का सहारा था, और अब माँ भी अब आगे कमजोर पड़ने लगी थी। अक्षरा एक और माँ की तकलीफ, दूसरी तरफ जतिन के ताने इल्जाम। रात भर अपने आंसुओं से बतियाते हुए काट ली। नींद तो जतिन को भी नहीं आई पूरी रात। माँ से लिपट कर ऐसे सोआ रहा जैसे कोई छोटा बच्चा हो, बस कह नहीं पाया अपनी तकलीफ। सुबह सब ऐसे था जैसे कुछ हुआ नहीं था। अक्षरा ने जतिन को रात को ही समझा दिया था कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। अगर उसने ऐसा किया तो माँ को शक हो जाएगा बीमारी के बारे में। सब ऐसे ही चलने देते हैं जैसे सब ठीक है। घर पर एक मेड रख लेंगे और सब काम वो देख लेगी। जतिन ने कोई जवाब नहीं दिया था। अक्षरा ने इसे जतिन की रजामंदी समझकर सारा इंतजाम कर दिया था। माँ, ऑफिस जा रही हूँ, कुछ भी बात हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना। पता है ना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। फिर मत कहना मुझे कुछ आप। अक्षरा हक से माँ को अपना ख्याल रखने को बोल और सरिता मेड को सारा काम समझाकर ऑफिस चली गई। पर ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था। रियांश सर के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करते हुए बार बार कहीं खो जाती थी। क्या बात है अक्षरा जी, आप परेशान लग रही हैं? कोई दिक्कत है तो कहिए, मैं काम देख लूँगा। आप कुछ और कर लें या छुट्टी ले लें। नहीं रियांश सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस माँ। कहते कहते अक्षरा रुक गई। उसे याद आया, जतिन कहा करता था कि महिलाएं अक्सर ऑफिस के पुरुषों को दर्द भरी कहानियां सुनाकर उन्हें आकर्षित करती हैं। अक्षरा बस इतना ही बोली कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए चिंता हो रही थी, बाकी सब ठीक है। और फिर दोनों अपने प्रोजेक्ट में लग गए। ऐसा नहीं था कि माँ की फिक्र नहीं थी। जहाँ से जैसे भी हो सका उन्होंने उनका इलाज जारी रखा। उनकी हालत में सुधार दिखने लगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। करीब 3 महीने के इलाज के बाद एक उम्मीद की किरण जागी। शायद माँ ठीक हो जाएंगी। पर अक्षरा, माँ, जतिन और ऑफिस कई बार हारने लगती, फिर खुद को खुद ही हौसला देती और फिर चल पड़ती। एक दिन ऑफिस में रियांश सर अचानक छुट्टी पर थे। प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल उनके दराज में थी। अक्षरा ने फ़ोन कर उनसे डिटेल पूछी। अक्षरा जी, आपको कष्ट होगा, पर आप मेरी टेबल की दराज में से डायरी निकाल लीजिए। कल की तारीख में सारी डिटेल्स वहाँ लिखी हुई हैं। पर आपकी दराज, मैं कैसे? अक्षरा ने अपनी असमर्थता जताई। अक्षरा जी, काम के लिए और मुझे आप पर भरोसा है, कहकर रियांश ने फ़ोन रख दिया। अक्षरा रियांश के कैबिन में गई, उसकी दराज खोली। वहाँ 2 डायरी रखी थी। उसने ऊपर वाली डायरी उठाई और देखना शुरू किया। जिंदगी ने थका दिया है बहुत, पर जिम्मेदारियां कहाँ तुम्हें हार मानने देंगी। रोने का भी अधिकार नहीं तुम्हें। रियांश, तुम्हें कमजोर पड़ता देख तुम्हारा परिवार टूटने लगेगा, पर क्या उसे फर्क पड़ेगा? शायद नहीं। मेरे सुख दुख की हमसफर, मेरी अर्धांगिनी, मेरा आधा अंग, उसे मेरे दुख से कोई दुख नहीं। मेरे सफ़र का मैं अकेला ही राही हूँ। रोज़ रात टूट कर सोता हूँ, सोचता हूँ कि सुबह न हो, पर सुबह तो होनी ही है। मुझे फिर तैयार होकर निकलना है, एक और दिन से लड़ने के लिए, और हर बार थक कर रात की गोद में सोने के लिए। मेरी ज़िंदगी की सुबह शायद अब कभी न हो, पर मुझे अंधेरों में भी चलना ही होगा, बिना रुके, आखिरी सांस तक। अक्षरा पन्ने पलटती गई और ऐसे कई एहसास उसकी नज़रों से होकर उसके दिल में उतरते गए। वक्त बेख्याल सा पसरा था आसपास। आकर पीएन ने कहा, अक्षरा मैडम, आपको शिवानी मैडम ने बुलाया है। अक्षरा चौंक कर उठी। तुम चलो, मैं आती हूँ। अक्षरा ने उस डायरी को जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया और दूसरी डायरी उठाकर अपनी टेबल पर आ गई।
उस डायरी को वहीं रख जरूरी फाइल उठाकर शिवानी के कैबिन में पहुंची। शिवानी उसके प्रोजेक्ट की डिटेल जानना चाहती थी, पर अक्षरा पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। शिवानी के 3-4 बार बुलाने पर अक्षरा उस जगह वापस आई और शिवानी को बताया कि सिर्फ 2 दिन का काम बाकी है, शनिवार शाम तक प्रोजेक्ट उसके हाथ में होगा। शिवानी बहुत खुश थी। समय से पहले रियांश और अक्षरा ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। रात अक्षरा की आंखों से नींद गायब थी। रह रह कर उसे डायरी में लिखे रियांश के शब्द याद आ रहे थे। इतना मजबूत इंसान अंदर से इतना हारा हुआ। अक्षरा, तूने सही नहीं किया। रियांश सर की गैर हाजिरी में उनकी पर्सनल डायरी पढ़कर, पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अनजाने में हुआ। खुद से ही बातें करते हुए जाने कब उसकी आंख लगी। अगले दिन ऑफिस में रियांश सर से मिलने पर उसने पूछा, रियांश सर, सब ठीक है ना घर पर? आप कल आए नहीं ऑफिस। सब ठीक है अक्षरा जी, बस बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। कुछ और भी काम थे माँ पापा के, तो इसलिए कल छुट्टी ले ली मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आपको? रियांश ने अपनी फाइल पर लिखते हुए सारी बात कह दी। नहीं रियांश सर, कोई दिक्कत नहीं आई। दरअसल मुझे कुछ और बताना था। जी बताइए। रियांश सर, कल आपने मुझे दराज से डायरी निकालने के लिए बोला था ना, तो क्या मिली नहीं आपको डायरी? रियांश अभी भी अपनी फाइल में कुछ लिखते जा रहा था। जी मिली, पर मेरे हाथ में आपकी पर्सनल डायरी आ गई और आखिरी पेज पर जो लिखा था आपने, वहाँ से आपकी डायरी पढ़ गई मैं, अनजाने में। आप नाराज मत होइएगा, मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ी, बस गलती से हो गया। पल भर के लिए रियांश वही स्थिर हो गया। उसकी कलम रुक गई और वो उसे ही बार बार देखने लगा। कुछ पल में उसने वापस कलम चलाना शुरू कर दिया और अपने काम में वैसे ही खो गया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। और दराज से दूसरी डायरी निकालकर अक्षरा के सामने रख दी। लीजिए, इसी में है सारा डाटा। नहीं रियांश सर, वो तो मैंने ले लिया था, मुझे दरअसल आपको सॉरी कहना था, अनजाने में ही सही, पर मैंने आपकी डायरी पढ़ ली। आप प्लीज़ नाराज मत होइएगा। घबराहट के साथ अक्षरा ने अपने मन की बात कह दी। रियांश ने पेन रखा और अक्षरा की ओर देखा। तब तो आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए अक्षरा जी। जी सर, मैं समझी नहीं, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? रियांश ने कुछ मुड़े हुए से कागज, जिन्हें ठीक से एक फाइल में लगाया गया था, एक दूसरी दराज से निकाले और अक्षरा के सामने रख दिए। अक्षरा उन्हें देख चौंक गई और उसने नजरें झुका ली। ये वही कागज हैं अक्षरा जी, जिन पर आप रोज अल्फाज के मोती बिखेरती हैं और फिर उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक जाती हैं। एक दिन मेरा एक ज़रूरी कागज़ खो गया था, जिसे ढूंढते हुए मुझे आपके डस्टबिन में ये मिला। तब से रोज आपके जाने के बाद आपके डस्टबिन से ऐसे कागज़ जमा कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए। तब रियांश ने बात कही, चलिए अब प्रोजेक्ट देख लेते हैं, कल हमें सबमिट करना है। उसके बाद अगर ऐतराज़ न हो तो शाम को यहीं पास में कॉफ़ी पीने चलते हैं। जी सर। इसके बाद दोनों प्रोजेक्ट के काम में लग गए, पर दोनों ही अब एक दूसरे से थोड़ा असहज हो गए थे। शाम को दोनों कैफ़े में पहुँचे। ये पहली बार था जब अक्षरा ऑफिस के बाद किसी के साथ बाहर आई थी, पर उसे डर नहीं लगा। कई महीने साथ काम करने से ये पता चल गया था कि रियांश गलत किस्म का इंसान नहीं है और ऑफिस की सभी महिलाएं उसकी बहुत इज्जत भी करती हैं। आमने सामने बैठे दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात करें और कैसे। रह रह कर अक्षरा सोच रही थी कि आखिर रियांश क्या सोच रहा होगा उसके बारे में, और उधर रियांश भी यही सोच रहा था कि अक्षरा कहीं उसे गलत न समझ ले, इसलिए खुलकर बात कर लेना जरूरी है। अक्षरा जी, जब हम दोनों के जख्म एक दूसरे के सामने अनजाने में ही खुल गए हैं, तो मुझे लगता है हमें बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो असहजता के कारण हम साथ काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज तक मैंने कभी अपने बारे में न किसी से बात की है, न किसी के बारे में जानना चाहा, पर ये अचानक इस तरह, कहीं आप मुझे गलत मत समझिएगा। न तो मैं कायर हूँ, न अपनी ज़िंदगी से भाग रहा हूँ।
कहते हैं ना, जिंदगी एक इम्तिहान होती है, तो सभी को उस प्रश्न पत्र को अपने अपने तरीके से हल तो करना ही पड़ेगा। अगर विषय हमारे मनपसंद के हों तो परीक्षाएं आसान लगती हैं और ज़िंदगी दिलचस्प। पर अगर ज़िंदगी ऐसे विषय चुन ले जिस पर हम कोई तैयारी न कर पाए तो भी परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, बेमन से ही सही। हम छोड़कर भाग नहीं सकते। जीत की ख्वाहिश मर जाती है भले, पर हार मानकर मैदान छोड़ नहीं सकते। लड़ना ही होगा हमें। तो बस मैं भी लड़ रहा हूँ, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि माँ पापा और मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं पूरी तरह से। अगर मैं नहीं तो उनके नीचे ज़मीन नहीं रहेगी और न रहेगा सर पर आकाश। इसलिए मैं मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता। लड़ना ही है, लड़ रहा हूँ और लड़ता ही रहूँगा। रियांश ने पानी का गिलास उठाया और एक साथ पूरा पी गया। इतने में वेटर कॉफ़ी ले आया और रख कर चला गया। और आपकी पत्नी? कॉफ़ी का मग उठाते हुए अक्षरा ने पूछ लिया। उसे मेरे होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले दिन से ही अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रहती आई है मेरे साथ। उसे न मुझसे कोई मतलब है, न मेरे परिवार से, और न ही अपने बच्चों से। उसे बस अपने आप से मतलब है। वो खुद के लिए जीती है और किसी की भावनाएं उसके लिए सिर्फ नाटक हैं, सिर्फ ड्रामा है बस। कहकर रियांश ने एक लंबी सांस ली और खामोश हो गया। अक्षरा जी, मैं ये सब किसी से नहीं कहता। आपके सामने यूँ सब कुछ कह जाना भी मेरी मर्जी में शामिल नहीं है। आपके वो कागज मेरे सामने आना और मेरी डायरी आपके हाथ लग जाना कोई इत्तेफाक नहीं, शायद रब की कोई मर्जी है। बस इतना कहूँगा, मेरी दोस्ती में आपको कभी निराशा नहीं होगी। मैं जल्दी कोई रिश्ता बनाता नहीं और बन जाए तो शिद्दत से निभाता हूँ। और जितना समझा है आपको, शायद यही सब आपके साथ भी है। आप भी रिश्ते निभाने में यकीन रखती हैं। रियांश पहली बार किसी के सामने यूँ खुलकर बोल रहा था, रुक ही नहीं रहा था। अक्षरा जी, इससे पहले वो कुछ कहता, अक्षरा ने टोक दिया। अक्षरा ही कहिए रियांश, दोस्तों में फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत। आप भी सर कहना बंद कीजिए फिर, मुस्कुराते हुए रियांश ने कहा और दोनों हंस दिए। अब चलें, नहीं तो देर हो जाएगी। अक्षरा यह कहकर उठ गई। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। धीरे धीरे दोनों की मित्रता गहराती गई। एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे का हौसला बन जाते, एक दूसरे की हर बात से वाकिफ थे। वक्त यूं ही गुजरता गया और दोनों करीब आते गए। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदली वो दोनों जान नहीं पाए। दोनों को एक ऐसा साथी मिल गया था जिससे मन की हर बात कह लिया करते। कहते हैं शादी का बंधन अटूट होता है, सबसे सुंदर रिश्ता, सबसे मजबूत। जब दो लोग इस बंधन में बंधते हैं तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं ताकि बुनियाद से ही रिश्ते की इमारत मजबूत रखी जा सके। पर कई बार धीरे धीरे अनुभव होता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से भले एक दूजे को समर्पित हैं, पर आत्मिक रूप से अलगाव बाकी है। दो आत्माएं कभी कभी पहले दिन से ही मिल जाती हैं और कभी कभी जिंदगी गुजर जाती है। आत्मिक मिलन नहीं हो पाता और जीवन अधूरा अधूरा सा रह जाता है। एक अकेलापन रह रहकर आत्मा को छलनी करता है और वक्त के साथ हम समझौता कर उसी अकेलेपन में खुद को खुश रखना सीख जाते हैं और वक्त के साथ चलते रहते हैं। पर कहते हैं अगर मन सच्चा हो तो आत्मा का ये जुड़ाव कहीं न कहीं ईश्वर की मर्जी से जुड़ ही जाता है। बड़ी किस्मत से जीवन में कोई ऐसा रिश्ता मिल जाता है जब हमारी आत्मा किसी आत्मा से मिलकर संपूर्ण हो जाती है। ऐसे रिश्ते समाज की नज़र में गलत होते हैं, उंगलियां उठती हैं उन पर, कीचड़ उछाले जाते हैं, जबकि ऐसा ही एक रिश्ता राधा कृष्ण का समाज में पूजनीय है। समाज अपने इस दोगलेपन को कभी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे रिश्ते हमेशा गलत और नाजायज ही कहे जाएंगे। मगर मैं ऐसे रिश्तों को गलत नहीं मानती जो हमें खुद में संपूर्णता का एहसास देते हैं। ऐसे रिश्ते हमें अंदर से और निखार देते हैं। ऐसे रिश्ते रब की मर्जी से सिर्फ उन्हीं के जीवन में आते हैं जो रब की नज़र में ऊंचे हैं। रब जी जिन्हें तपाकर सोने से निखारना चाहते हैं उन्हें ही ऐसे रिश्ते सौंपते हैं
उनमें से भी कम ही लोग ऐसे रिश्तों की कदर कर पाते हैं। अक्सर नादानियों के चलते खो देते हैं वो इन रिश्तों को। ऐसा ही रिश्ता बन गया था अक्षरा और रियांश का, जो एक दूसरे की आत्मा को पूरा करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को बिना किसी स्वार्थ के ऊपर रखते थे। वक्त गुजरता गया और रिश्ता गहरा और मजबूत होता गया। उधर माँ की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी। उन्हें अब अकेला छोड़ना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा था। फिर भी अक्षरा सब मैनेज करती हुई चल रही थी। वक्त कब रुका है किसी के लिए। 4 साल बीत गए। अक्षरा का दूसरा बेटा भी 2 साल का हो गया था, जिसका नाम उसने आरव रखा था। पर अक्षरा और रियांश के सिवा ये कोई नहीं जानता था कि आरव का पिता जतिन नहीं बल्कि रियांश है। अक्षरा और रियांश बिना किसी स्वार्थ के एक साथ चल रहे हैं, नदी के 2 किनारों की तरह। रियांश के मन में अब चाह उठने लगी कि दोनों को अब एक हो जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं और एक साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो उन्हें ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने अपने साथियों से अलग होकर अपनी ज़िंदगी को सोचें और शादी के बंधन में बंधकर आगे का जीवन एक साथ बिताएं। अक्षरा असमंजस में है, क्या ऐसा करना सही है? तब रियांश ने समझाया कि जब उनके पास कोई राह नहीं थी तब तक दोनों ने अपने हालातों से समझौता कर लिया था, पर अब जब वो दोनों अपने रिश्ते को जी रहे हैं और उन्हें एक नाम देकर उस रिश्ते को इज्जत देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उन्हें ये मौका मिलना चाहिए? क्या उन्हें अपने जीवन को जीने का हक नहीं? क्यों बिना वजह उन्हें ये घुटन की जिंदगी न चाहते हुए भी जीनी पड़े? अक्षरा सोचने के लिए वक्त मांगती है। अक्षरा के सामने अब कई सवाल खड़े हैं। क्या उसे रियांश को भुलाकर वापस अपनी घुटन भरी जिंदगी में लौट आना चाहिए? हो सकता है ऐसा करने के लिए उसे नौकरी भी छोड़नी पड़े और फिर से कैद होना पड़े उसी घुटन में हमेशा के लिए। क्या ये सही होगा? क्या उसे रियांश की बात मान लेनी चाहिए? जतिन से तलाक लेकर उसे रियांश से शादी कर लेनी चाहिए? अगर वो ऐसा करती है तो बीमार माँ का क्या होगा? वो इस हाल में माँ को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। अगर वो सब छोड़कर रियांश के साथ चली जाती है तो क्या समाज और रिश्तेदार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? इन सब सवालों के भंवर में उलझी अक्षरा अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं ले पा रही थी। तब उसने अपनी समस्या फेसबुक के एक ग्रुप में अपना नाम छुपाकर पोस्ट की, जहां बहुत से लोगों ने सलाह दी। कई लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाए। उस लड़की ने अपनी कहानी चंद शब्दों में कही थी, जो मेरे दिल को छू गई और मैंने इसे कई कल्पनाओं के मंजर में पिरोकर आपके सामने रखा। हो सकता है अक्षरा गलत भी हो, पर क्यों? जब तक एक लड़की सबके मन की करती है, भले उसमें उसका जीवन बर्बाद हो रहा हो, तब तक वो आदर्श नारी है। और जैसे ही उसने एक कदम अपनी खुशी के लिए उठाया, उसे बदचलन चरित्रहीन जैसी संज्ञा दी जाती है। हालांकि यही सवाल मेरा रियांश के लिए भी है। कई पुरुष हैं समाज में ऐसे, जिन्हें न चाहते हुए भी एक घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। क्या उस रियांश को भी अपने जीवन की नई शुरुआत करने का हक नहीं? फ्रेंड्स, कहानी यही ख़त्म होती है। यही थी अक्षरा और रियांश की असमंजस और उनकी ज़िंदगी का अधूरा फैसला।